नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है लिटिल पिल्स। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल जोशी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर राहुल जोशी सर, आपका हमारे लिटिल पिल्स के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में। मैंने सुना है कि होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट है वो स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो स्किन प्रॉब्लम्स है उसे क्लासिफाई किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके? क्या बात है कल्पिता जी, क्या सवाल पूछा है आपने। मुझे कुछ क्षण के लगा कि मेरी थर्ड ईयर की एग्जामिनर कोई पूछ रही है सवाल। ये थर्ड ईयर के एग्जाम का सवाल था जी। एक्सेलेंट क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। नंबर 1 एक हो सकता है इन्फेक्टिव, स्किन के इन्फेक्शन के प्रॉब्लम, यानी कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस है, सो वो हो सकता है कॉमन, उसमें हर्पीज आता है कॉमनेस्ट। सेकेंडली जो है एलर्जिक है। एलर्जिक यानी कुछ लोग को खाने के बाद खुजली आती है जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं, हाइव्स कहते हैं, ओके, व्हिच इज द कॉमनेस्ट एंड इस पे ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल और अच्छी है। और थर्ड जो है वो इम्यूनिटी के वजह से या इन्फ्लेमेटरी जो स्किन कंडीशंस है जिसमें सोरियासिस है, लाइकन प्लैनस है, एक्जिमा है, जो थोड़े टफ होते हैं क्योर करने के। तो ग्रॉसली ये 3, और चौथा हो सकता है कि जो स्किन पर एक्ने आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट वो एक घटक है बिल्कुल, खासकर यंग बच्चों में, लड़कियों में और बच्चों में। दैट इज द 4th क्लासिफिकेशन। तो ये कॉमनली हम देखते हैं इन स्किन केसेस। जी सर, मैंने ऐसे सुना है कि ऐसे बहुत सारी डिजीजेस है जिनकी वजह से हमारे स्किन पर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ रिएक्शंस आ सकते हैं। तो ऐसे कौन से डिजीजेस है? कल्पिता, तुम एक डॉक्टर की तरह बात कर रही हो, खासकर एग्जामिनर की तरह। तो आपने एक सही प्रश्न पूछा। ये जो 5th कॉर्नर मैंने भूल गया, I forgot to tell you is that because of internal things, because of systemic diseases, ये स्किन पर प्रॉब्लम हो सकता है। लिवर के वजह से, किडनी के वजह से, प्लेटलेट कम होने के वजह से। देयर इज समथिंग कॉल्ड सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, SLE, ये जो एक मल्टी सिस्टेमिक डिसीज है, उसकी वजह से भी स्किन पर लाल लाल ऐसे इरप्शंस आ सकते हैं जी। तो स्किन इज लाइक अ मिरर ऑफ द इनर बॉडी। तो बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस स्किन के प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथी किस तरह से कारगर साबित होती है? बिल्कुल हो सकती है, मगर हम इसको क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही करेंगे जी। ठीक है, कॉमनेस्ट से बात करता हूं। एक पेशेंट जिसको लाल लाल होता है, कुछ भी ऐसे करे तो भी लाल होता है जी। सुबह उठने के बाद कुछ खा लिया, खासकर चाइनीज खा लिया या कुछ भी थोड़ा सा फिश ले ली, लाल लाल पूरा उड़ जाता है, लाल लाल। तो इसको अर्टिकेरिया कहते हैं या हाइव्स कहते हैं। ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जी। और ऐसे पेशेंट हैं, इनको डेली एंटी एलर्जिक मेडिसिन खानी पड़ती है, डेली इट इज। और एंटी एलर्जिक से नींद भी आती है, वीकनेस भी होता है थोड़ा सा। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तब हम उनकी हिस्ट्री लेकर वी कॉल समथिंग कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं। और एक्यूट मेडिसिन जैसे एपिस मेलिफिका है जी, जैसे अर्टिका यूरेंस है, कैलकेरिया कार्ब है, रस्टॉक्स है, इनसे ये कम होता है। व्हाट हैपेंस इज दैट ऐसे लाल लाल ऐसे निकलता है जी शरीर पर, और पेशेंट खुजलाते रहता है, सब जगह खुजली होती है, ऐसे खुजली मतलब पागलपन जैसे लगता है। दिस इज अर्टिकेरिया, इट्स अ एक्यूट इलनेस। ये ऐसे बहुत डीप इलनेस नहीं है, और होम्योपैथी से इसका निवारण होता है। मैंने जैसे कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और एक्यूट मेडिसिन, दैट इज 1 जी। फिर आते हैं हर्पीस पर। हर्पीस यानी नागिन कहते हैं मराठी में, नागिन। तो ये नागिन जो है ये बेसिकली हर्पीस का एक वायरस होता है जी। और वो नॉर्मली एक नस के यहाँ पे, डर्मेटोम के यहाँ पे निकलता है और वो पूरा इट कंप्लीट्स। तो मॉडर्न मेडिसिन में इसको एंटीवायरल थेरेपी देते हैं, उससे भी काम करता है, मगर विदाउट दैट ऑल्सो इन होम्योपैथी हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। हमारे पास दवाइयां हैं मेजेरियम, फिर रेनकुलस बल्बोसस, फिर वेरियोलियनम, ऐसी कई दवाइयां हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम्स। पुनश्च कहना चाहता हूं हमारे प्रेक्षकों को क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन आप किताब पढ़ के ना करें, बिल्कुल है ना, किताब पढ़ के ना करें, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं और फिर करें। बट वायरस के लिए यानी हर्पीस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत
अच्छी है जी। और क्या पता है आपको कि ये हर्पीज इन्फेक्शन जाने के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, PHN। उससे इतना दर्द होता है मैम, इतना दर्द होता है, और बाकी के पैथी में शायद ट्रीटमेंट नहीं है इसका, और होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया में भी मिजेरियम, नैट्रम्यूर, बेलेडोना, स्पाइजेलिया ऐसी दवाई पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत काम करती है। यू विल नॉट बिलीव, देयर आर पेशेंट्स हु से कि इतना दर्द हो रहा है मुझे, इतना दर्द हो रहा है, हर्पीस के बाद इसमें अच्छा मैनेजमेंट होता है जी। तो ये दो हो गए। फिर जो मेन आता है उसके पहले एक्ने जी। एक्ने जो खासकर एडोलेसेंट एज, हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं ज्यादातर, अधिकतर महिलाओं में अराउंड 13, 14, 15, इवन इन मेल्स आल्सो 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, क्योंकि क्या होता है कि देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए पूरे शरीर पर ये लाल लाल आते हैं, विच इज कॉल्ड एज एक्ने जी। और होम्योपैथी इसमें भी काम बहुत जबरदस्त करता है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल एक्ने जी। तो इसमें नैट्रम्यूर नाम की दवाई है, ग्रेफाइटिस नाम की दवाई है, फिर एक्विफोलिया नाम की दवाई है, तो ऑइंटमेंट्स भी हैं जी। मगर सही मार्गदर्शन से ये करना चाहिए और इसमें डाइट का रोल भी बहुत प्ले करता है इन स्किन कंडीशंस। तो फोर्थ पे जाने से पहले मैं डाइट की बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लगता है आपको मैम? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो सेहत है, फिर चाहे वो स्किन हो या फिर कुछ डिसीज हो, समस्याएं हो, उनमें तो डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या करना है? सिंपल, तला हुआ नहीं खाना है है ना, स्पाइसी नहीं खाना है, नमकीन नहीं खाना है, जो भी आप आपकी सहेलियों के साथ खाती हैं गोलगप्पे वो नहीं खाने। क्या करें अब, है ना जी। ज्यादा हुए जो समोसे नहीं खाना है, वड़ा पाव नहीं खाना है। आप कर सकती हैं ऐसे? मुश्किल है पर ट्राई तो कर सकते हैं। तो वो कम करना है और थोड़ा मुंह प्रॉपर्ली धोना है उसको प्रॉपर्ली। और खासकर लेडीज में जो है वो मेंस्ट्रुअल टाइम की वजह से, टाइम के ड्यूरिंग दैट टाइम एक्ने बढ़ सकते हैं काफी। ओके, ऑल्सो देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज PCOD, जो एडोलेसेंट लेडीज में होता है PCOD। वो टाइम पे भी एक्ने, उस कंडीशन में एक्ने बहुत बढ़ जाता है। रीजन इज टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन सब लोग में है, मेल में ज्यादा है, फीमेल में वो पर्याप्त लेवल में होना जरूरी है, मगर वो जब ज्यादा बढ़ जाता है तब वो यहाँ पर यू गेट दोज बॉइल्स एंड एक्ने टाइप्स। नाउ जनरली पानी बहुत पीना चाहिए जी। सन में थोड़ा कम जाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है कई बार। और इन जनरल डाइट जो है, लिक्विड्स, फ्लूइड ज्यादा होना चाहिए उसमें, और ऑयल का प्रमाण कम होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, आपने कहा कि एक्ने जैसी समस्याओं पर भी होम्योपैथी बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, तो वैसे ही एक स्किन प्रॉब्लम है जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं, तो क्या पिगमेंटेशन के लिए होम्योपैथी कारगर है? बिल्कुल कारगर है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा स्टडी आपने की है और आपके सवाल इतने पर्याप्त हैं, मोस्ट स्पेसिफिक सवाल है आपके। तो पिगमेंटेशन, हम जिसे बटरफ्लाई पिगमेंटेशन कहते हैं जी। और ये शायद लेडीज में ज्यादा होता है क्योंकि कुछ हार्मोनल इंटरप्ले हैं, उनका स्किन सेंसिटिव होता है, और जब वो बाहर जाती है इन द सन तो ये पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। तो उसके लिए सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत जरूरी है जी। जनरल हेल्थ रखना बहुत जरूरी है। विटामिन E, विटामिन A का खाद्य ज्यादा होना जरूरी है। अंडे खाएं, कैरेट खाएं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाएं। मैं तो समझता हूँ फिश कॉर्डियर ऑयल का एक छोटी सी गोली भी ली जाए, विटामिन E की, विटामिन A की एंड B कॉम्प्लेक्स एट लार्ज की गोली लेना बहुत जरूरी है। और डाइट में भी पालक और ये सब बढ़ाना बहुत आवश्यक है इसमें जी। तो पिगमेंटेशन के लिए होम्योपैथिक दवाई बहुत जबरदस्त है। हमारे पास एक दवाई का नाम है कॉलोफाइलम, वो काम करती है उस पर। फिर पल्सेटिला काम करती है। फिर सीपिया नाम की दवाई है जो एक फिश के डिस्चार्ज से बनाई जाती है। फिश जी। होम्योपैथी में अलग अलग सोर्सेज हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम। चंद्रमा के प्रकाश से भी दवाई बनाते हैं हम। सोचा होगा आपने? देखिए कितना डेप्थ है इसमें जी। कि सीपिया नाम की दवाई है, वो भी ये बटरफ्लाई पिगमेंटेशन में बहुत काम आती है जी। और साथ में मेंटेनिंग कॉज जो है, हम जिसे मानते हैं यू शुड नॉट गो आउट इन द सन ऑफन,
हाँ, प्रोटेक्शन करना चाहिए, कैप या वो सब पहनना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू ड्राइव बाइक एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। जी बिल्कुल सर, आपने जैसे बताया था, और जैसे हम जानते हैं कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब की जा सकती है, उसके स्वभाव के अनुसार, उसके रहन सहन के अनुसार। बिल्कुल। तो क्या ये स्किन प्रॉब्लम में भी होता है? बिल्कुल होता है। आपका नाम कल्पिता है जी। मैंने आपसे पूछा क्या ये कल्पिता क्या नाम है, क्या इसका अर्थ क्या हो गया, क्या अर्थ है कल्पिता का? जैसे आपने कल्पना की है वैसे। कल्पना क्या नाम हो गया? देखिए आप अभी हंसी बराबर है, मगर सॉरी मैम, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक पीपल अंडरस्टैंड। पर ऐसे भी कुछ लोग होंगे, उनको पूछेंगे कि क्या कल्पिता क्यों नाम है, क्या नाम है, भड़क जाती है। शायद मुझे तमाचा भी मिलता या तो आपका नेचर हंसमुख है इसलिए आपने इसे कैजुअली ले लिया। कुछ लोग इस पर भड़क जाते हैं जी। कुछ लोग कुछ नहीं करते, मगर रात को सोचते हैं कि ऐसे डॉक्टर साहब ने क्यों बताया, ऐसे मुझे इंसल्ट हुआ मेरा, देख लूंगा बाद में उसको, देख लूंगी उसको, बताऊंगा उसको। अलग अलग लोग का मत होता है जी। जितने लोग उतने मत, जितने लोग उतनी वैरायटी। तो होम्योपैथी ये मानता है कि भाई अगर लोग अलग अलग हैं, उनकी मानसिकता अलग अलग है, तो सबको दवाई क्यों अलग दी जाए, बराबर जी। अगर आप मुझे पूछते राहुल क्या नाम है क्या, मैं तो भड़क जाता मैं तो आता, तेरे को क्या करना है, तू कौन समझती है अपने आप को? आप लेडीज है इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जेंट्स होगा तो और कुछ समझ में आया आपको मैं क्या बोला। तो रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। व्हाट वी सी इन होम्योपैथी आल्सो इज हाउ द पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई, और उससे हम एक मानसिक धारणा बनाते हैं कि ये आदमी कौन से कैटेगरी में जाएगा। क्या नेट्रमूर में जाएगा जो बहुत सोचता है, क्या फास्फोरस में जाएगा जो एकदम आदमी मजे कर रहा है, क्या वो सोराइनम में जाएगा जो हर वक्त टेंशन में होता है और सुइसाइड के थॉट्स करता है, क्या वो पल्सेटिला में जाएगा जो लेडी हमेशा वीपिंग करती है, उसको बुरा लगता है, कुछ भी अच्छा भी बोलो तो भी बुरा लगे, बुरा भी बोलो तो बुरा ही लगे, वीपिंग टेंडेंसी जिसे कहते हैं हम। साइक्लामेन भी कुछ उसी तरह की लेडीज हैं। या तो नक्सवामिका है, अपने आप को ग्रेट समझता है, वो कौन है ये देख लूंगा बाद में। या तो लाइकोपोडियम है, माफी चाहता हूं, जो पॉलिटिशियन की तरह है, सामने तो स्माइल करेगा बट बाद में सोचेगा कि इसको कैसे मैं सबक सिखाऊं। आप बात समझे? तो अलग अलग लोग अगर अलग अलग मानसिकता के हैं, होम्योपैथी ये मानता है कि पीपल आर डिफरेंट, गिव डिफरेंट मेडिसिन एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन। जी मैडम जी, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मानसिकता भी दवाई दी जाती है। मानसिक एलिमेंट शारीरिक एलिमेंट का मिश्रण करके एक टोटलिटी निर्माण करते हैं जी। और फिर सोच विचार से विवेक का, सद्बुद्धि का इस्तेमाल करके हम दवाई देते हैं जी। बिल्कुल। That's why it is said homeopathy is art and science both। साइंस इसलिए कि मैकेनिकल सब लेना है, आर्ट इसलिए कि बाद में जो क्या करना है वो आर्टिस्ट करना है। अब बात समझिए मैम? बिल्कुल। तो कई बार हम देखते हैं कि स्किन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो अधिकतर वो लोगों को होते हैं जो बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं। और आपको पता है मैं म्यूजिक थेरेपी भी करता हूं, आपको पता है राइट जी। तो म्यूजिक थेरेपी के हिसाब से स्किन के प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं मूल आधार चक्र से जी। और मूल आधार चक्र जो है वो निगडित, वो इन कनेक्शन टू हैप्पीनेस है। तो जब आपका हैप्पीनेस, आपका चित्त हैप्पी ना हो जी, आप कहीं पर वरीड हो, आप कहीं पर सोचते हो कि ये क्यों हो रहा है, तब स्किन के प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं जी। बिल्कुल। और इसलिए मैम जब लोग टेंशन में हैं बहुत, स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाते हैं जी। बिल्कुल। कि स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर म्यूजिक थेरेपी भी काम करती है, और आप एक सिंगर हो तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएं। क्या सुनाऊं? इतना ही सुनाता हूं कि बस स्माइलिंग रहे लोग, और जैसे हमने बात की हैप्पीनेस हो तो स्किन प्रॉब्लम कम होते हैं जी। है ना, इन जनरल। तो मैं कहना चाहता हूं कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदूर। और कहना चाहता हूं सभी मेरे प्रेक्षकों के लिए कि आपकी त्वचा इतनी अच्छी हो कि आपके हस्बैंड्स हमेशा कहें यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से बचा करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो।
कि आपकी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे। चश्मे बददूर, लोगों को लगता है मैडम चश्मे बददूर में चश्मा पहना, नहीं, ये उर्दू शायरी है। चश्मे बददूर यानी बुरी नजर से दूर रहो, चश्मे बददूर। जी वाह, बहुत बढ़िया गाया सर आपने। जी 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 सर, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम मैं देखती हूँ कि स्किन काली पड़ जाती है। तो ऐसा किसी डिजीज के कारण होता है या फिर इसके पीछे कोई और वजह होती है? मैडम, इसकी वजह डिसीज ही है। स्किन काली पड़ना यानी इट्स अ मेजर थिंग मैडम जी, इट्स अ मेजर थिंग। इसका मतलब आपको डायबिटीज हो सकता है, इसका मतलब आपको इन्फ्लेमेटरी डिसीज भी हो सकता है, यानी एक्जिमा या सोरियासिस, वो एक है। इसका मतलब लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, इसका मतलब ये भी होता है कि आपको प्लेटलेट कम है, उससे भी हो सकता है ये। हालांकि उससे तो काला और ब्लू ऐसे होता है, पर इन जनरल स्किन का काला पड़ना इज नॉट समथिंग विच यू कैन ओवरलुक। डायबिटीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है ये सब जी। तो दीज आर टू मेन थिंग्स। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि स्किन डिजीज, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है, उसमें हम देखते हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो होती है एक्जिमा या फिर सोराइसिस। तो उसके लिए होम्योपैथी में किस तरह के इलाज बताया गया है? मैम, आपने सच्ची वापस कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा स्टडी किया है, आप एक डॉक्टर की तरह बात कर रहे हैं जी। तो सोरियासिस, एक्जिमा एंड लाइकन प्लैनस, दीज आर बाय एंड लार्ज एक डिफिकल्ट गट है जी मैनेजमेंट ऑफ स्किन डिसीज में, और ये ऐसी है कि ये जाती नहीं कभी। जैसे हमने कहा था कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो हैं, इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने आप हमेशा के लिए जाती नहीं है जी। सोरियासिस, लाइकन प्लैनस और एक्जिमा, ये तीन बहुत करीब आती हैं। ओवरलैप सिंड्रोम्स होता है, कई बार दो साथ में होती है, कई बार एक दूसरे की तरह होती है। मुझे अभी भी याद है, मेरे एमए म्यूजिक के एग्जामिनर ने सवाल पूछा था, कॉमन सवाल है एमए म्यूजिक में कि राग पुरिया, राग सोहिनी और राग मारवा का अंतर क्या है। बहुत करीब आते हैं तीनों राग ये जी। और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। वैसे ही हमारे थर्ड ईयर मेडिसिन का या एमडी का भी ये सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइकन प्लैनस, सोरियासिस एंड एक्जिमा। ये लगता उतना इजी आंसर नहीं है क्योंकि ओवरलैप होता है इसमें जी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि क्लासिकल पिक्चर कहीं पर नहीं होता, ओवरलैप सिंड्रोम होता है। बेसिकली क्या होता है, ऐसे काले धब्बे पड़ते हैं, फिर उसमें सिल्वरी स्केल्स आते हैं, राइट? उसमें से कभी कभी पस निकलता है, कभी कभी पस निकलता है, और मोस्ट कॉमन सिम्टम इज इचिंग, और लोग ग्रस्त जो होते हैं इचिंग से जी। और दोस्तों, आप समझिए कि कहीं अंदर होगा तो बात अलग है, मगर समझो यहां पर अगर प्रॉब्लम हो, यहां पर, तो क्या करें? इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत होता है मैडम जी। बिल्कुल। अगर आप समझो कोई एक कुक है या कोई जो एक आपकी जैसे इंडस्ट्री वाला आदमी है जो कैमरा फेस कर रहा है, उसको अगर यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो, या आर्टिस्ट हो या डॉक्टर हो, या तो मैं कहता हूं कोई भी हो, आज अगर उसके हाथ पर होगा तो कितना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। और हमें एक आदत है, पूछे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आदत है ना हमारे। तो ये भी आई एम प्रेइंग टू ऑल द ऑडियंस सिटिंग हियर कि लोगों को पूछो मत आप ये क्या है, अनलेस आदमी आपको पूछता है फॉर हेल्प, प्लीज आप मत पूछो किसी को कि क्या है जी, है ना। अब मेरी आंख आज लाल हो गई, देखा आपने? तो हमारे दादा ने पूछा कि दैट इज डिफरेंट, आंख लाल होने इज डिफरेंट स्टोरी। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है क्या जी? ये नहीं है मेरा, बाय गॉड्स ग्रेस। कुछ इन्फेक्शन है क्या, कुछ लग गया क्या, किसी ने थप्पड़ मारी, थप्पड़ तो नहीं मारी किसी ने, मगर दैट इज अवेयरनेस। बट ये स्किन के केसेस आप पूछो मत क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। दैट इज समथिंग व्हिच हैज अ सोशल स्टिग्मा आज भी जी। आज अगर आपके कुक को अगर सोरियासिस होगा, आप उसके हाथ का खाना खाएंगे? मुझे बताइए आप। नहीं, कोई प्रेफर नहीं करता। शायद प्रोग्राम के बाद खाएंगे आप मैम, क्योंकि आप मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है, बट लोग नहीं चाहते जी। वो एक इट्स अ रिपल्सिव थिंग। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है इन्फेक्टिव नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं लगता। मैडम, मैं आपसे कहूं, सोरियासिस जिनको होता है, एक्जिमा जिनको होता है, वो लेडीज को, मतलब जो हमारी बेचारी घर की काम करते हैं, उनको काम नहीं मिलता जी। लोगों को लगता है कि ये इससे हो जाएगा, या तो एक स्टिग्मा है, इसको क्या हो गया है। सोशल स्टिग्मा इज द बिगेस्ट
हैम्परिंग एलिमेंट फॉर स्किन कंप्लेंट्स एज फार एज सोरियासिस कंसर्न। लोग बहुत उसको अलग नजर से देखते हैं मैडम। जी बिल्कुल सर, आपने जैसे सोरियासिस की बात की तो मैंने ऐसे बहुत सारे मार्केट में लोग देखे हैं जो ये दावा करते हैं कि सोरियासिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या ये सच में पॉसिबल है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मैम। एक बहुत नम्रता से मैं कहता हूं, जो भी ज्ञानी है ना म्यूजिक में, वो हमेशा कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता। वो कहता है कुछ नहीं आता क्योंकि वो सागर देखता है, बड़े बड़े खासा, बड़े बड़े पंडितों के गाने सुनता है, रफी साहब को, लता जी को, गुलाम अली खान साहब को सुनता है, मेहदी खान साहब को सुनता है, किशोर कुमार को सुनता है, इसलिए वो हम्बल बन जाता है। और ये जो सच्ची ज्ञानी डॉक्टर जो है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, केईएम के, एम्स के बड़े बड़े, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट, विल ट्राई जी। और जो सुपरफिशियल डॉक्टर होते हैं, जो पेशेंट्स को सॉलिसिट करना चाहते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे। इतना इजी नहीं है जी। तो मैं ज्ञानी नहीं हूं मगर मैंने बहुत लोगों को देखा है, बड़े बड़े डॉक्टर से काम किया है। इतना इजी नहीं है मैनेजमेंट ये, इट इज डिफिकल्ट, बट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मेडिसिन जो भी है, विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी ऑल्सो, सोरियासिस कुछ हद तक हम मैनेज कर सकते हैं जी, और उसको ये लेवल पर ले आ सकते हैं कि उसकी तकलीफ कम हो जी। मैडम आज तक इतने केसेस देखे मैंने, अब तक ऐसा ड्रामेटिक पेशेंट नहीं देखा कि सोरियासिस एकदम कम हो गया। हाँ, एलोपैथिक मेडिसिन, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, लेने से आदमी एकदम ठीक हो सकता है, बट स्टेरॉइड्स डिसीज को दबाता है। एंड इवन मॉडर्न मेडिसिन आल्सो डोंट गिव स्टेरॉइड्स ऑल द टाइम। बिल्कुल, एक फ्लेयर अप होने के लिए कम करता है। मॉडर्न मेडिसिन पर भी मुझे बहुत इज्जत है, एक बड़ी पैथी है वो भी, तो किसी को गिराकर मैं बड़ा नहीं होता। आज विश्व में होलिस्टिक हेल्थ चल रही है जी, ताकि आप मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी भी करो, होम्योपैथी भी करो, फिर आयुर्वेदा, इतना बड़ा साइंस है हमारे भारतवर्ष का, है ना, बहुत बड़ा साइंस है मैडम। और म्यूजिक थेरेपी भी है, तो सब मिलके हम पेशेंट को एक लेवल पर पहुंचा सकते हैं ताकि उसकी जो डिसीज एक्टिविटी कम है और रेमिशन में जाए जी। जस्ट इमेजिन मैम, अगर यहाँ पे पूरा सोरियासिस है, काम नहीं कर पा रहा है, अगर हम उसको 50-70% रिलीफ दें, सोरियासिस के पीछे स्केल्स निकलते रहते हैं मैम। सिर पे भी होता है सोरियासिस, एक्सटेंसिव सोरियासिस होता है, काम नहीं कर पाते हो, दिन भर खुजलाते हैं, ऐसे स्केल्स निकलते कहीं पर जाते हैं तो, और वो कहते रोके कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मुझे इतना एम्बैरेसिंग लगता है मेरे ऑफिस में, हालांकि लोग कोऑपरेटिव है मगर मुझे ही एम्बैरेसिंग लगता है। कोई प्रेजेंटेशन में जाता हूं, मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता, मुझे न्यून गंडा आया है, आई एम फीलिंग इंफीरियर, डॉक्टर साहब प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। और ऐसे वल्नरेबल लोगों को अगर कोई बड़ी बड़ी बातें करके पता है कि मैं सब ठीक करूंगा, 10,000 फी, 15,000 फी, तो नहीं चलता ना। वल्नरेबल लोगों को आपको उनका फायदा नहीं उठाना है। बिल्कुल, मेरे पिताजी अभी भी ही इज फिट बाय गॉड्स ग्रेस, 50 इयर्स की प्रैक्टिस है उनकी, मेरी भी 17-18 साल 20 साल की प्रैक्टिस है। हमने कभी कोई पेशेंट को, वल्नरेबल पेशेंट को फायदा नहीं उठाया कि ये करो, वो करो, वो करो। मैडम कैंसर के पेशेंट्स हैं और ढोंगी बाबा बोलते ये मंत्र करो, ये जप करो, लाखों रुपए लेते हैं। लाखों रुपए मत लीजिए, जप में है सामर्थ्य, है जप में, सब में सामर्थ्य। तो लाखों रुपए क्यों ले रहे हैं? भगवान को लाखों रुपए चाहिए, ये पैसा कहाँ जा रहा है? होम्योपैथी में सामर्थ्य है, डिसीज कंट्रोल हो सकता है सोरियासिस में, मगर यू कांट क्योर इट। ये लेवल पे ला सकते हैं ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले और एटलीस्ट उसका जो दर्द है वो 70-80% कम हो जाए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाया कि स्किन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और उनके लिए क्या इलाज हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी लिटिल पिल्स के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। लिटिल